नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली सेंट्रल एनर्जी एजेंसी ने एक बहुत ही ह्यूमंगस प्रोजेक्ट जो है प्रपोज किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड को एनर्जी सप्लाई की जाएगी मेनलैंड इंडिया से विद द हेल्प ऑफ अंडर सी केबल। ये जो अंडर सी केबल बनेगी, ये दो अलग अलग फेज के अंदर बनाई जाएगी। सबसे पहला फेज शुरू होगा पारादीप से अंडमान के अंदर जो पोर्ट ब्लेयर है वहां तक, जिसके अंदर जो केबल बिछाई जाएगी ये हाई वोल्टेज डीसी करंट वाली केबल होंगी, जिसके अंदर लगभग 250 मेगावाट तक की एनर्जी सप्लाई करने की कैपेसिटी होगी। साथ में जो वोल्टेज यूज किया जाएगा ये 320 किलोवोल्ट तक का वोल्टेज जो है प्रयोग किया जाएगा। पहले फेज के अंदर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 1150 किलोमीटर तक की ये अंडर सी केबल बिछाई जाएगी। फिर सेकेंड फेज शुरू होगा जहां पर अंडमान आइलैंड के आगे निकोबार आइलैंड तक कनेक्टिविटी लाई जाएगी, लगभग 600 किलोमीटर की अंडर सी केबल लाइन के जरिए। और अगर आप यहां पर ध्यान से देख पा रहे होगे तो आप देखोगे कि इन दोनों ही केबल के अंदर लगभग 250 मेगावाट तक की एनर्जी सप्लाई करने की कैपेसिटी वाली केबल बिछाई जा रही हैं, जबकि पूरे बे ऑफ बंगाल के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, अगर वो आप देखोगे तो वो 100 मेगावाट से भी कम है। तो मतलब हम ये 150 मेगावाट एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करने की प्लानिंग यहां पर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटी भारत ने खेली है। इस जियोपॉलिटी को मैं शुभेंदु चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, जहां पर दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की कंप्रेहेंसिव तैयारी कराएंगे, यानी कि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी गाइडेंस के साथ में आपको कराई जाएगी, वो भी सबसे अफोर्डेबल रेट में। और उस अफोर्डेबल रेट के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर आप लोगों के लिए अभी अवेलेबल है। जो बच्चे ये त्योहार के सीजन में यानी कि 4 नवंबर तक अगर ऑफलाइन वाली क्लासेस हमारी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें ये ऑफलाइन क्लास महज 60,000 रुपए के अंदर अवेलेबल होगी। अगर आप नॉर्मल दिनों में अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर जाते तो आपको यही ऑफलाइन क्लासेस 1,20,000 के अंदर अवेलेबल होती। इवन अगर आप किसी भी और ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करोगे तो आपको फीस 1 लाख से ऊपर की ही देनी है। अनअकैडमी आपकी पढ़ाई को अफोर्डेबल बना रहा है और 60,000 रुपए के अंदर अब आप ऑफलाइन यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर सकते हो। तो बिल्कुल से आप यहां पे जुड़ सकते हो। अगर आप 4 नवंबर के पहले दिल्ली या अपने करीबी सेंटर पे विजिट नहीं कर पा रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी और आपको बता देगी कि आप किस तरीके से घर बैठे अपनी सीट जो है बुक कर सकते हो। इवन यहां पर एक क्यूआर कोड और कॉलिंग नंबर भी मैंने आप लोगों को अवेलेबल कराया हुआ, इसके जरिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं जो पारादीप से लेकर अंडमान के बीच में ये जो सब सी पावर लिंक हम बिछा रहे हैं, इसके पीछे मेजर जियोपॉलिटी क्या है। 2 मेन कारण इस पाइपलाइन के देखने को मिल रहे हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका मेजर एम है भारत का जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसे एक ट्रांसशिपमेंट रीजन बनाना। मतलब आपने जनरली बस वगैरह के अंदर ट्रेवल किया होगा कभी, तो आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि बस जो है वो किसी एक होटल पे रुकती हैं जमाने भर की एक रूट पे। जैसे अगर आप इंदौर से दिल्ली जा रहे हो तो वहां पर 2-4 होटल है, वहीं पे सारी की सारी बस रुकती हैं और वहीं पे वो फिर चाय पानी खाना वगैरह ये सब करती है, जिसकी वजह से होटल का भी धंधा चलता है और लोगों का रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जहाज भी बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, कभी चाइना से लेके जाएंगे यूरोप तक, उस बीच में उनको रास्ते में कहीं पे भोजन पानी रिफ्रेशमेंट करना हो तो वो कहां रुकेंगे। अभी तक वो चीज सिंगापुर के अंदर होती थी, पर सिंगापुर के आगे ऐसा कोई भी रीजन नहीं था जो ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। इस चीज को अवेलेबल कराने के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया, जहां पर ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा अलोंग विद एयरपोर्ट। और इस टर्मिनल को चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, जिस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाएगा इस सब सी पाइपलाइन के जरिए। इवन ये तो हुआ हमारा इंटरनल इशू
इवन एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। क्योंकि आप लोगों ने कभी सन केबल प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? सन केबल प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर सन केबल नाम की कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था। इसके पीछे एक बहुत ही मेजर रीजन है। मेजर रीजन यह था कि यहां पर आप सिंगापुर देख रहे हो। अगर आप सिंगापुर को देखोगे तो सिंगापुर एक बहुत छोटा आइलैंड है जो कि फॉसिल फ्यूल के लिए अपनी एनर्जी यूज करता है, फॉसिल फ्यूल के जरिए। अब सिंगापुर के अंदर इशू क्या है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहता है, बट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करे कैसे? क्योंकि इसके पास में बहुत जमीन तो है नहीं, तो फिर इसे दूसरे देशों से रिन्यूएबल एनर्जी को इंपोर्ट कराना पड़ता है। आसपास वाले बहुत बड़े देश इसके देखने को मिलते हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, और इन देशों के द्वारा एनर्जी सप्लाई करना सिंगापुर को बंद कर दिया गया। मलेशिया ने रिसेंटली सिंगापुर को एनर्जी देने से मना कर दिया था। ऐसी कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि यार यहां पर एक अच्छा धंधा बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप नॉर्दर्न रीजन को देखोगे, डार्विन वगैरह वाला रीजन, ये थोड़ा सा रेगिस्तानी रीजन है, जिसके कारण से धूप बहुत आती है, विंड बहुत चलती है, जिसकी वजह से यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी बनती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सन केबल कंपनी है, इसके द्वारा सोचा गया कि क्यों ना ऑस्ट्रेलिया से लेके सिंगापुर के बीच में एक अंडर सी पाइपलाइन बिछा दी जाए। इस अंडर सी केबल के माध्यम से यहां पर जितनी बिजली बनेगी, इस बिजली को हम सिंगापुर के अंदर सप्लाई कर देंगे। और सिंगापुर की दूरी लगभग 4300 किलोमीटर की थी और 3 केबल बिछाने की बात थी, जिसके आधार पर 12900 किलोमीटर तक की केबल यहां पर बिछानी पड़ती। फिर उसके बाद सिंगापुर को एक बार एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर दी, उसके बाद दूसरे एशियन देशों को भी एनर्जी सप्लाई किया जा सकता था। बट यहां पर दूसरा इशू हो गया। इशू यह हुआ कि जो सन केबल कंपनी है, उसको जिन इन्वेस्टर्स द्वारा निवेश मिला था, उन्हें इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए, जिसकी वजह से सन केबल के इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग एक कोलैप्स आ गया। तो भारत ने सोचा कि यार अपन इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड से सिंगापुर की दूरी केवल 1700 किलोमीटर की है, तो क्यों ना भारत, जो कि भारी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी बना रहा है और अपनी कैपेसिटी को लगातार डेवलप कर रहा है, वो अपनी इसी रिन्यूएबल एनर्जी को सिंगापुर को भी सप्लाई करे, जिसकी वजह से भारत के लिए एक बड़ा धंधा बन जाएगा। यहाँ पे इतना ही नहीं, यहां पर एक मेजर चीज ये भी होगी कि भारत जब एनर्जी सप्लाई करेगा सिंगापुर को और दूसरे एशियन देशों को, तो उन देशों की डिपेंडेंसी भारत के ऊपर हो जाएगी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इस चीज को ऐसे महसूस करना कि आज जैसे भारत की ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर या मिडिल ईस्ट के ऊपर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारी जियोपॉलिटिकल डिसीजन के अंदर कई सारे लिमिटेशन लग जाते हैं। जैसे हम रशिया के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं जा सकते, हमको भाई उनसे एनर्जी चाहिए। सऊदी अरेबिया के हम बहुत खिलाफ नहीं आ सकते, हमको उनसे तेल चाहिए। तो तेल हमारी जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा लिमिटेशन है। ठीक उसी तरीके से अगर हम मेजर एनर्जी सप्लायर बन जाएं एशियन देशों के लिए, तो भारत केवल एक एनर्जी सप्लायर नहीं बनेगा, बल्कि उन देशों की एक बड़ी प्रायोरिटी बन जाएगा, जिसके बाद चाइना को इस रीजन के अंदर काउंटर करने के लिए भारत को बड़ी मदद जो है वो मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसके बदले हम लोगों को ऑब्वियसली यहां पर पैसा मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत ने, आपको याद होगा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट लाया था, जिसके अंदर भारत का कहना था कि भाई कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर सोलर एनर्जी बहुत बनती है, जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। वहीं कुछ रीजन है जहां पर सोलर एनर्जी इतनी नहीं बनती है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सारे ग्रिड को आपस में कनेक्ट कर दें, और जिन रीजन में सोलर एनर्जी ज्यादा बनती है वहां से कम सोलर एनर्जी वाले रीजन के अंदर एनर्जी सप्लाई करें। तो ये प्रोजेक्ट जो है भारत ने प्रपोज किया था, और उसके अंदर एक बड़ा कदम होगा अगर भारत अपने ग्रिड को सिंगापुर के ग्रिड से जोड़ देता है और धीरे धीरे करके पूरे एशियान के इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को कैप्चर कर लेता है। तो बट इस प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ इतना हरा भरा नहीं है, कई सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ा और मेजर चैलेंज है वो है केबल। देखो, केबल जो अधिकतर बनती है वो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रियों के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, उनके मेजर प्लेयर आपको दिखाई देंगे। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की 7th लार्जेस्ट कंपनी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, बट उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो केबल का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। सन केबल कंपनी यहां पर केबल का जुगाड़ नहीं कर पा रही थी, उसको खुद केबल बनाना पे मजबूर होना पड़ा।
भारत के सामने भी एक सबसे बड़ा इशू है कि भाई 1700 किलोमीटर तक निकोबार से सिंगापुर के बीच में जो केबल बिछाएगी वो केबल आएंगी कहां से, सबसे बड़ा इशू ये देखने को मिलता है। दूसरा मेजर इशू ये है कि क्या सिंगापुर भारत से इलेक्ट्रिसिटी लेगा, क्योंकि हमको पता है और इवन सिंगापुर को भी पता है कि अगर पूरी तरीके से डिपेंडेंसी भारत के ऊपर हो जाएगी तो ऑब्वियसली सिंगापुर की सोवरेनिटी के ऊपर असर पड़ेगा। इवन ये प्रोजेक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट जैसा नहीं लग रहा। बस नॉर्थ स्ट्रीम एक गैस पाइपलाइन है जो समुद्र के अंदर है, ठीक उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, केबल बिछा रहे हैं जो बिजली सप्लाई करेगी, पर ये भी समुद्र के अंदर है। अब नॉर्थ स्ट्रीम के अंदर हम लोगों ने क्या क्या इशू देखे थे, आपको याद होगा कि भाई युद्ध हो जाता है तो सबोटेज हो जाता है। रशिया का जब यूक्रेन से युद्ध हुआ तो सबोटेज की न्यूज आती हुई दिखाई दी नॉर्थ स्ट्रीम के अंदर। इतना ही नहीं, इस नॉर्थ स्ट्रीम की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अंदर मछली वगैरह का दिक्कत जो है वो देखने को मिलता है, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, अंदर जो पाइपलाइन है वो कई बार सड़ जाती है, पानी के अंदर भी खारा पानी है, हार्श एनवायरनमेंट है। यही सारी दिक्कतें हमारी इन केबल को भी देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन में वो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कौन उठाएगा, और अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ में इलेक्ट्रिसिटी सिंगापुर को सप्लाई करेंगे तो वो ऑब्वियसली एनर्जी महंगी होगी, और महंगी एनर्जी सिंगापुर के मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव नहीं बचेगी, जिसकी वजह से भारत अगर ये प्रोजेक्ट सक्षम भी कर देता है तो अगर महंगी इलेक्ट्रिसिटी सिंगापुर तक पहुंचती भी है तो उसका कोई बहुत ज्यादा सेंस होगा नहीं, फिर वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का ही प्रयोग जो है वो कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। इसकी बजाय हम ये कर सकते हैं कि हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल बना सकते हैं, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी बन रही है उसके माध्यम से हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाएं और हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर एनर्जी को स्टोर करके सप्लाई कर दें इंस्टेड ऑफ मेकिंग द इंटायर केबल सिस्टम। तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, अच्छा मौका है आपके पास। अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है और बहुत ही सस्ते रेट के अंदर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। केवल 60,000 के अंदर आपको ऑफलाइन क्लासेस मिल रही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, फोन नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, आप बिल्कुल से कनेक्ट कर सकते हो हमारी टीम के साथ में, वो आपको बता देगी और आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। याद रखना ऑफर केवल 4 नवंबर तक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।